नमस्कार, मैं साहिल उत्तम उत्तम एडू स्पार्क में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, यूपी टेट के लिए आज हम अधिगम पढ़ेंगे। जानेंगे अधिगम क्या होता है, अधिगम क्यों जरूरी है और अधिगम में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या योगदान दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अधिगम की, तो अधिगम बेटा होता है जो भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम कहीं भी, कभी भी, कैसे भी सीख लें, वही अधिगम है। चलते चलते रास्ते में जा रहे हैं, ठोकर लगा पैर पे, सीख मिली कि नीचे देख कर चलना चाहिए, अधिगम है ना। हमें कोई चीज नहीं आ रही है, हमने किसी से पूछा, उसने बता दिया, हमें आ गया, अधिगम है। तो जो भी चीजें हम जैसे, जो, जब, जैसे, जहां और जितना सीखने को मिल जाए, सब अधिगम है। ठीक है, अब आते हैं किताबी चीजों पर। अगर अधिगम की बात करें कि अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या है, तो अधिगम का अर्थ है उद्दीपन, उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य पारस्परिक संबंधों के कारण मनुष्य के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। उद्दीपन का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा हो या जो सीखने के लिए आतुर हो, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो वहां पर मौजूद हो। और अनुक्रिया, अनुक्रिया का मतलब कोई भी ऐसा कार्य जिससे वो सीखने का प्रयास कर रहा हो या जो उसे सीख देने का प्रयास कर रही हो। जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा वही अधिगम है, और कुछ भी अधिगम नहीं है। ठीक, अब परिभाषाएं। क्रो और क्रो ने क्या कहा था? कहा है अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी जो अधिगम है वो आपकी आदतें बनाता है, आपके अंदर ज्ञान लाता है और अभिवृत्तियों का निर्माण करता है, आप उनको अर्जित करते हैं, यही अधिगम है। ठीक, गिलफोर्ड गिलफोर्ड ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। आपने दूसरे के साथ क्या व्यवहार किया और दूसरे ने उस व्यवहार से क्या सीखा, क्या उसके अंदर परिवर्तन आया, यही अधिगम है। और ये कहा है गिलफोर्ड ने। वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान व अनुपयुक्त, नवीन ज्ञान व अनुपयुक्त को प्राप्त करना ही अधिगम है। नया ज्ञान प्राप्त करो और अनुपयुक्त चीजें प्राप्त कर लो, वही आपका अधिगम है। ठीक, अगला है बीएफ स्किनर, वातावरण के साथ उत्तरोत्तर सामंजस्य ही अधिगम है। उत्तरोत्तर सामंजस्य का मतलब है लगातार आप सामंजस्य बनाए रखें, ऐसा कुछ सीखें जिससे आप वहां पर बैलेंस की स्थिति में बने रहें, वही अधिगम है। ये बीएफ स्किनर ने कहा है। पावलाव के अनुसार, पावलाव कहता है परिणाम स्वरूप आदतों का निर्माण, यानी कि कोई भी चीज आप सीखते हैं उससे कौन सी आदतें बनी हैं, इन चीजों को जानना या इन चीजों से जो आदतें बनी होती हैं वही अधिगम होती हैं। ठीक है, तो इतनी परिभाषाएं हैं, याद रखना यूपी टेट परिभाषाएं बहुत पूछता है, लगभग 2-3 नंबर की परिभाषाएं आपको सीडीपी में मिलेंगी। ठीक, आगे चलते हैं। अधिगम की विशेषताएं, तो अधिगम अर्जित होता है, मतलब ये जन्मजात नहीं होता है, इसको अर्जित किया जाता है। ये अनुकूलन है, ये आपको अनुकूलन की अवस्था में लाता है, आपको अनुकूल बनाता है। अधिगम सार्वभौमिक है, मतलब सभी जगह मौजूद है, कहीं भी आप कैसे भी, कुछ भी, किसी से भी सीख सकते हैं। ठीक, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, और सीखने के बाद वो चीजें जब लागू होती हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं। ठीक है, अधिगम वातावरण से संबंधित है, जो भी चीजें आप सीखते हो कहीं ना कहीं आप 90% चीजें वाह्य पर्यावरण या वातावरण से ही सीखते हो, वाह्य दुनिया से ही सीखते हो। ठीक है, अधिगम में बालक का स्थान महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, अगर बालक ही नहीं होगा तो सीखेगा कौन,
या बालक की जगह पर व्यक्ति भी हो सकता है। हालांकि हम लोग सीडीपी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बालक ही है ना। इसके बाद है अधिगम ज्ञान का संचय है। अधिगम जो भी चीजें हैं, यानी कि जब आप बहुत सारी जानकारी ले लेते हो, आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, तो उसी ज्ञान का संचय करना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। व्यक्तिगत क्या हुआ? जब आप सीख रहे हैं वो पर्सनल है, और जैसे ही आपने प्रयोग करना शुरू किया वो सामाजिक हो गया। ठीक, आगे अधिगम अनुभवों की व्याख्या है। जो भी आपने सीखा है वो आपके एक्सपीरियंस में आ जाएगा, आपके अनुभव में आ जाएगा, और उन्हीं चीजों को बाहर जब आप रखेंगे यानी व्याख्या करेंगे, वही अधिगम है। ठीक, आगे है अधिगम हेतु सक्रियता आवश्यक है। आप कोई भी चीज अगर सीखेंगे और उसके लिए सक्रिय होंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, और सक्रिय ही नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे? है ना। आप तैयार ही नहीं हैं किसी भी कार्य के करने के लिए, आप मन से तैयार नहीं है, अंदर से तैयार नहीं है, तो दुनिया का कोई भी टीचर आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, आपसे काम नहीं करवा सकता। आपको सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है अधिगम जननिक प्रक्रिया है। जननिक का मतलब है उत्पन्न की जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम हस्तांतरणीय है। हस्तांतरणीय का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, या इसका स्थानांतरण किया जा सकता है, इसको बांटा जा सकता है, इसको दिया जा सकता है। ठीक, सिखाया जा सकता है। आगे है अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये लगातार, आप जब तक मृत्यु तक नहीं पहुंच जाते या मर नहीं जाते तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। वातावरण मतलब ये है कि बाह्य दुनिया में जो भी आप क्रियाशीलता करते हैं, यानी जो भी आप कर्म करते हैं, कांड करते हैं, वो सभी चीजें मिलकर अधिगम का निर्माण करती हैं। ठीक, अधिगम एवं विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। इंपॉर्टेंट है बेटा, अधिगम अलग होता है, विकास अलग होता है। आप चीजों को सीखते हैं और उन चीजों का प्रयोग करके जब आगे बढ़ते हैं तो वो विकास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होते हैं। बिल्कुल, पीछे भी मैंने बताया था, सेम पॉइंट आया था, व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक भी होता है। परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। परिपक्वता मतलब है आपकी मेच्योरिटी। मेच्योरिटी जो है वो जन्मजात होती है, कि वो आपके अंदर एक उम्र के बाद आनी ही आनी है, लेकिन जो अधिगम है वो आपको अर्जित करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप अगर जब तक ये नहीं सीखेंगे 2+2=4, तब तक आपको आएगा ही नहीं। और परिपक्वता, परिपक्वता तो एक उम्र के बाद ये पता चल ही जाता है कि किससे क्या बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है ना। तो ये चीजें हैं। आगे है परिपक्वता की प्रक्रिया में अभ्यास का महत्व नहीं होता है, वो एक समय समय पर आ ही जाती है ना। और जबकि अधिगम अभ्यास का एक महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम अगर आप कर रहे हैं और उस पर अभ्यास नहीं किया तो धीरे धीरे भूल जाएंगे। आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो अगर आप लगातार कंप्यूटर नहीं चला रहे हैं तो धीरे धीरे चीजें भूलने लगेंगे। ठीक, आगे है परिपक्वता की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। परिपक्वता अपने आप सब में आती है, ये एक जनरल बात है। और अधिगम क्या है कि व्यक्तिगत है, यानी कोई व्यक्ति कुछ सीखता है, कोई व्यक्ति कुछ सीखता है, तो अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से सीखा जा सकता है। तो इतनी थी अधिगम की विशेषताएं। अब आगे आते हैं, सब वही हैं। अब अधिगम के वक्र पर आते हैं। ये वक्र देखिए, अधिगम के लगभग 4 वक्र होते हैं। एक नतोदर, एक सरल रेखी, दूसरा होता है नतोदर, तीसरा होता है उन्नतोदर,
और जो चौथा होता है वो होता है आपका एस आकार का अधिगम। एस आकार का अधिगम। ठीक, अब क्या होते हैं ये आप समझने का प्रयास करें। तो जो जो सरल रेखीय अधिगम है उसे रेखीय त्वरण भी कहते हैं, समानोपि भी बोलते हैं, समान गति का अधिगम भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि जो सीखने की गति होती है वो हमेशा एक चाल से चलती रहती है, हमेशा। यानी मात्रा अधिगम की समान रूप से प्रयास के साथ चलती रहती है। जितना आप प्रयास करेंगे उतना सीखते जाएंगे और ये ग्राफ में एकदम सीधा बनता है ग्राफ। ठीक, ये होती है सरल रेखीय। अगला है अगला है नतोदर। नतोदर को सकारात्मक भी बोलते हैं, सकारात्मक वक्र, सकारात्मक अधिगम वक्र। ये इसका गलत है। ठीक, नतोदर क्या होता है? नतोदर पहले धीमा होता है, बाद में तीव्र हो जाता है। ठीक, प्रयासों के आधार पर अधिगम की मात्रा धीरे पहले धीरे तथा बाद में वृद्धि होने लगती है। ठीक, इतना सुधार कर लेना। इसमें पीपीटी थोड़ा सा गलत बन गई है, कंप्यूटर महोदय जो भी थे उन्होंने थोड़ा सा गलती कर दी है, ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, मैंने प्रूफ रीड भी नहीं किया था। अब क्या है नतोदर? नतोदर का मतलब ये है कि आप प्रयास कर रहे हैं तो पहले आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक, थोड़ा धीरे धीरे आप सीख रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन चीजों का महत्व आपको पता चला, आप एकदम से इंटरेस्ट दिखाने लगे और चीजें सीखने लगे, आपकी गति तीव्र हो गई। तो यही है, प्रयासों के आधार पर अधिगम की मात्रा पहले धीरे तथा बाद में वृद्धि होने लगती है। ठीक, ये होता है आपका नतोदर। उन्नतोदर क्या होता है? तो उन्नतोदर, ये देखो उल्टा हो गया है ना। उन्नतोदर होता है, इसको ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है? इसमें होता है पहले सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में स्लो हो जाती है। ठीक, पहले सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में स्लो होती चली जाती है, ऐसे स्लो होती चली जाती है। ठीक, जिसमें प्रयासों के आधार पर अधिगम की मात्रा पहले यहां पर पहले तीव्र तथा बाद में धीरे हो जाती है। ठीक, इतना संशोधन कर लेना। आगे चले। आगे है एस आकार का। तो एस आकार का होता है कि जैसे आप कोई चीज सीख रहे हो, यूपी टेट का पेपर आया, आपने पढ़ाई शुरू कर दी तेज, फिर इसके बाद पता चला कि अभी एग्जाम नहीं है, धीरे हो गया, फिर पता चला एग्जाम होने वाला है, फिर तीव्र हो गया, फिर धीरे हो गया, फिर तीव्र हो गया। इस तरह की आकृति बनना एस आकारी अधिगम वक्र कहलाता है। पहले तीव्र, फिर धीरे, फिर तीव्र, फिर धीरे, फिर तीव्र, फिर धीरे। ठीक है, ये स्थिति हो जाए, इसी को एस आकारी अधिगम कहते हैं। आगे अधिगम पठार। अधिगम पठार होता है कि एक स्थिति में आप बहुत तेज सीखे, फिर इसके बाद स्टेबल हो गए, ना आप कम सीख रहे हो ना ज्यादा सीख रहे हो, उसी कंडीशन पे आप रुक गए। जैसे आपने कंप्यूटर का ओ लेवल कोर्स किया, ठीक, आपने कोर्स किया, आपने बहुत तेजी से सीखा, और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, ओ लेवल से संबंधित आपको जॉब मिल गई। अब जॉब में आप जो काम कर रहे हो आज, वही डेली करते रहोगे तो आपके अंदर ना तीव्रता आएगी ना मंदी आएगी, कमी आएगी, है ना। और इसी को अधिगम का पठार कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलो। आगे है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम कितने प्रकार से ट्रांसफर होता है? पहला है सकारात्मक धनात्मक स्थानांतरण। मतलब यह है
कि जो भी आपने सीखा है वो दूसरी जगह काम आ जाए। जैसे जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा हो और उसके बाद आप मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाना सीखें, तो क्या होगा कि साइकिल में आप कैसे बैठते थे, कैसे मुड़ते थे, ब्रेक कब लगानी है, ये चीजें आपको स्कूटी में या मोटरसाइकिल में काम देंगी। तो एक जगह का सीखा हुआ कौशल दूसरी जगह काम आ रहा है, यही सकारात्मक है। देखो, पूर्व अर्जित ज्ञान के कारण वर्तमान में कार्य करने में सहायता मिलती है ना, प्लस करता है। ठीक, नकारात्मक या ऋणात्मक, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कंप्यूटर का एमएस ऑफिस सीख लिया, बेसिक पूरा सीख लिया, इसके बाद डॉक सीखो, तो डॉक में कंप्यूटर का बेसिक चलता ही नहीं है, वहां पर अपने कमांड चलते हैं, वो वहां पे प्रॉब्लम करता है। आपकी आदत है बार बार कंट्रोल सी दबाने की, कंट्रोल सी का मतलब वहां पे कुछ दूसरा है, कॉपी नहीं है ना, तो वो वहां पे बाधा उत्पन्न करेगा, और यही कारण है कि इसे ऋणात्मक बोला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। शून्य, शून्य का मतलब है जीरो स्थानांतरण, कि मतलब जो चीजें आपने सीखी हैं वो दूसरे कौशल पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, ना उसको प्लस कर रही है ना माइनस कर रही है। जैसे जैसे आपने रोटी बनाना सीख लिया, अब सब्जी बनाना सीख रहे हो, तो सब्जी बनाने में रोटी का कोई लेना देना ही नहीं है, सब्जी बनाने की अपनी अलग प्रक्रिया है, रोटी बनाने की अलग प्रक्रिया है, तो ये हो गया जीरो स्थानांतरण। ठीक, अब आते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण का मतलब है कि मिलती जुलती स्थिति वाले स्थानांतरण। क्षैतिज का मतलब होता है बराबर वाले, है ना। जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं वो स्कूटी चलाना जानते हैं, फिर वो जब मोटरसाइकिल सीखेंगे तो उसमें बस उनको गियर और क्लच का ही एक्स्ट्रा काम रहेगा, बाकी सारी चीजें तो उनको पता है ना, तो यही तो क्षैतिज है, यही क्षैतिज है। परिस्थिति में अर्जित ज्ञान उससे मिलती जुलती परिस्थितियों में उपयोग करना अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। मिलती जुलती स्थितियों में उपयोग हो गया, क्षैतिज स्थानांतरण हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। ऊर्ध्व स्थानांतरण, ऊर्ध्व का मतलब होता है इस तरह से, कह रहा है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान उच्च परिस्थितियों में उपयोग करना अधिगम का ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। देखो, जैसे आपने सीखा है, मान लीजिए ऊर्ध्व स्थानांतरण में क्या बता सकते हैं, साइकिल चलाना सीख लिया, अब साइकिल के बाद आप सीधा बुलेट चलाना सीखो। ठीक, बुलेट चलाने का मतलब है कि साइकिल बहुत छोटे लेवल की बात है और बुलेट बहुत भारी बाइक है, तो ये उच्च स्तरीय हो गया, और वहां पर साइकिल का अनुभव क्या काम करेगा, ब्रेक लगाना, मोड़ना, बैलेंस बनाना, ये काम करेगा, और यही ऊर्ध्व स्थानांतरण है। ठीक, आगे है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। कह रहा है शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का प्रयोग दूसरे भाग में होना अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे मैं इस हाथ से कुछ भी लिख रहा हूं, अब मुझे इस हाथ का यूज नहीं करना है, मैं वही चीज सेम चीज इस हाथ से लिख दूं, हालांकि आई कैन राइट बोथ हैंड, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होता है कि हो सकता है इस हाथ का कौशल इस हाथ को ना पता हो सकता है मैं ना लिख पाऊं, तो ये तो नकारात्मक हो गया, नकारात्मक भी प्रभाव डाल सकता है, और हो सकता है लिख लूं, अगर लिख लूंगा तो सकारात्मक हो जाएगा, बस यही तो है द्विपार्श्विक। ठीक है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण के कारण कार्य में सहायता भी मिल सकती है और बाधा भी आ सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक, आगे चले, आगे है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण में मस्तिष्क की शक्ति, अवधान शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि का स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं, यानी अभ्यास कराया जाता है ध्यान का, और उसके द्वारा आपको ज्ञान अर्जित कराया जाता है। ठीक, और इन चीजों में पारंगत थे हमारे गुरुकुल प्रणाली, स्वामी विवेकानंद हो गए, महर्षि दयानंद सरस्वती हो गए, भास्कराचार्य हो गए, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं। पहले परीक्षा प्रणाली ही नहीं थी, ऐसे ही सब कुछ होता था गुरुकुल में। ठीक है, इसके बाद समान अंशों का सिद्धांत।
समान अंश का मतलब है समान तत्व होना। समान तत्व का मतलब ये है कि जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ा रहे हैं और वहां पे जो बच्चे बैठे हैं वो सभी समान तत्व हैं। आप उनको ज्ञान दे रहे हैं तो सबको बराबर ज्ञान दे रहे हैं। कौन बच्चा कितना ले रहा है ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है ना। एक ही क्लास में 50 बच्चे और पढ़ाता एक ही टीचर है और सभी बच्चों को समान पढ़ाता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं और कुछ बच्चे सेकंड थर्ड, और उनमें से भी कुछ बच्चे हो सकता है एक आध नंबर से फेल हो जाते हैं। बात समझिएगा, टीचर वही है, पढ़ाया सबको समान है, लेकिन पढ़ा सबने समान नहीं है। किसी को लगा अरे यार सर ने जो पढ़ाया है, सर कह रहे हैं आएगा मतलब ये पढ़ना है, और उसने पढ़ा टॉप कर गया। और किसी को लगा अरे ये सर तो पढ़ाते ही रहते हैं, इनको क्या पता, इनसे ज्यादा तो हमको आता है। वही बच्चा जो ये भावना से आए कि सर को क्या पता, इनसे ज्यादा हमें पता है, सर को पढ़ाने की अकल नहीं है, सर का पढ़ाई और पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, टाइम की बर्बादी है, वही बच्चा कहीं 1 नंबर से, कहीं 2 नंबर से, कहीं 3 नंबर से फेल होता है। ये दिमाग, मेंटेलिटी आपकी, समर्पण की भावना आपकी, आपके फेल पास का निर्धारण करती है। ठीक, चलो आगे। अगला है सामान्य अनुभवों का सिद्धांत। ये CH जड़ ने किया था। इस सिद्धांत में सामान्यीकरण सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक सीखे गए ज्ञान का सामान्यीकरण करना होता है। सीखे गए ज्ञान का सामान्यीकरण का मतलब यह है कि जैसे महिलाओं ने रोटी बनाना सीखा, लड़कियों ने, लड़कों ने, जिसने भी रोटी बनाना सीखा, तो पहले तो वो बड़ा पहाड़ का काम था कि आटा लगाओ, गूंथो, इसके बाद उसमें छोटी छोटी लोई काटो, लोई को फिर चपटा करो, फिर इसके बाद उस पे पाटे पे रखकर फिर बेलन से बेलो, कभी रोटी गोल बन रही है, कभी नहीं बन रही है। ये विशिष्ट बात थी। और जैसे ही वो सीख गया तो उसके लिए आम बात हो गई कि खटाखट उसने किया, बेला, बनाया और खा गया, खिला दिया, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यही है सामान्य करना, उन चीजों को सामान्य हो जाता है। कोई भी कार्य कितना भी कठिन हो, आप अगर प्रतिदिन उसको कर रहे हैं तो वो सामान्य हो जाएगा। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत वही है। इनके अनुसार क्या होता है कि पहले कुछ सामान्य सा सीखे। सामान्य सा सीखने का मतलब है जैसे हमने पहले सीखा का, खा, गा, ज्ञा तक सीख लिया। अब विशेष क्या है? विशेष इसमें यह है कि हम एक अक्षर वाले फिर सीखे, कमल, नयन, बिना मात्रा वाले, फिर मात्रा वाले सीखेंगे। और जब ये और सीख जाएंगे तो फिर हम आधे अक्षरों वाले सीखेंगे। फिर आधे अक्षरों में ना लगना, मां लगना, बिंदी लगना, हलफ लगना, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो धीरे धीरे सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहे हैं ना। यही तो है सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। ये स्पीयरमैन ने दिया था और इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई थी या 2 प्रकार के तत्व बताए थे, एक सामान्य कारक, एक विशेष कारक। सामान्य कारक को जी फैक्टर बोलते हैं और विशेष कारक को स्पेशल फैक्टर बोलते हैं, यानी एस कारक बोलते हैं। ठीक, ध्यान रहेगा। चलो आगे चलते हैं। आगे है गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत। गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत का मतलब है जैसे नई नवेली बहू आती है घर पे, दुल्हन आई, तो उसको सासू मां अपने घर के माहौल में ढालने के लिए उनको सिखाती हैं कि हमारे घर में ये परंपरा है कि सुबह उठ के पहले सबके पैर छूना पड़ेगा, सबको खाना समय पर देना पड़ेगा, है ना। तो ये गुणों का स्थानांतरण हो रहा है। फलाने की बहू से दूर रहना, ये गुण दिए जा रहे हैं, है ना। यही है गुणों का स्थानांतरण। फिर मूल्यों तथा आदर्शों का सिद्धांत। अब गुण आ गए तो मूल्य और आदर्श भी आ जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि घर पे जब सासू मां नहीं है तब वो बहू कैसे, किसके साथ क्या बिहेव करती है, यही तो उसके मूल्य और आदर्श हैं, है ना। तो वही चीजें हैं यहां पे मूल्य और आदर्शों का सिद्धांत। ठीक, आई होप आप लोगों को बढ़िया मजा आ रहा होगा। अब क्या है? अब है
अधिगम स्थानांतरण की विधियां। पहला है अविराम विधि, हेडिंग बना लेना यहां पे, अधिगम विधियां, अधिगम विधियां। पहला है अविराम विधि। अविराम विधि का मतलब है बिना रुके हुए लगातार सीख लेना, कि आज हम आए हैं 4 चैप्टर पढ़ ही के सांस ले, आप तो 4 चैप्टर पढ़ें फिर इसके बाद सांस ली, यह है अविराम विधि। दूसरा है विराम विधि। विराम विधि क्या है? विराम विधि है कि 4 चैप्टर हैं, एक चैप्टर पहले कंप्लीट करबे, फिर एक के बाद 15 मिनट रील देखबे, फिर दूसर करबे, फिर 15 मिनट रील देखबे, फिर तीसर करबे, फिर 15 मिनट रील देखबे, फिर चौथा करबे, फिर 15 मिनट का गैप लेबे। यह है विराम विधि, कि यानी थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर आराम कर लिया, फिर पढ़ लिया, फिर आराम किया, फिर पढ़ा, फिर आराम किया, यह विराम विधि है। अब इसके बाद पूर्ण विधि। पूर्ण विधि का मतलब यह है कि एक साथ, ये अविराम विधि का ही एक दूसरा स्वरूप है, एक साथ सब कुछ पढ़ना है, कितना समय लगेगा पता नहीं, ठीक है, और जब वो सारी चीजें पढ़ लेंगे तभी सांस लेंगे, यही है पूर्ण विधि। इसके बाद है अंश विधि। अंश विधि का मतलब है कि जैसे बहुत लंबी चीजें हैं, कि आज आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, अब 10 चैप्टर एक साथ तो कंप्लीट नहीं किए जा सकते, तो करेंगे क्या, इनको एक एक चैप्टर में बांट लेंगे 10 बार में, और बीच में थोड़ा थोड़ा गैप लेके या थोड़ा थोड़ा आराम करके हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन इसमें समस्या यह होती है कि जैसे एक बार आपने गैप कर करके पढ़ लिया, अब 10 पढ़ना पड़ेगा, तब एक साथ पढ़ने में कठिनाई आएगी। बस यही लिखा होगा। देखो, पूर्ण विधि में कई बार छात्र पाठ याद नहीं होता है, उनमें असफलता और निराशा की भावना होती है, जबकि अंश विधि में अंशों में विभाजित करने में याद करना आसान होता है। अंश विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि जब अंशों को जोड़कर याद करना हो तब समस्या हो जाती है। वही तो मैंने बताया है ना, सेम है। आगे चले। आगे है प्रगतिशील विधि। इसका प्रतिपादन पेचस्टीन ने किया था। एक अभी बहुत चर्चा में रहा एप्स्टीन फाइल, अब ये पेचस्टीन आ गए, है ना। और एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए, सबका ध्यान हटाने के लिए क्या चाल चली गई थी, पता है ना? चलो देखो, सबसे पहले 2 अंशों को याद करते हैं तथा बाद में तीसरे चौथे को क्रमशः याद करते हैं, जैसे a प्लस बी, फिर a प्लस बी प्लस सी, फिर इसके बाद a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कहते हैं इसमें समय शक्ति अधिक लगती है। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि आरंभ की सामग्री को सर्वाधिक बार, मतलब a हर बार आ रहा है ना, फिर b हर बार आ रहा है, फिर c 2 बार आ रहा है, तो जो शुरुआत की चीजें होती है उनको हर बार रिपीट करना पड़ता है, समय ज्यादा लगता है, बोरिंग होती है। ठीक, आगे चलो। आगे है संकलित विधि। जब सामग्री को एक साथ याद किया जाता है तब उसे संकलित विधि कहते हैं। वही है कि जब पूरा एक बार में याद कर लोगे तो संकलन हो जाएगा आपके दिमाग में, और उसी को संकलित विधि कहते हैं। वितरित विधि, सामग्री को बीच बीच में विश्राम देकर, मतलब विराम विधि है। ठीक। साभिप्राय विधि, जब छात्र किसी विषय को निश्चित उद्देश्य या अभिप्राय के साथ सीखते हैं। ठीक, मतलब उसमें कोई उद्देश्य लगा हो और वो सीखना साभिप्राय होता है। प्रासंगिक विधि, जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य के सीखे, मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे लोग, क्या होता है कि कोई कोर्स करने लगते हैं और उनसे पूछा जाता है ये क्यों कर रहे हो, तो क्या कहेंगे, खाली बैठे थे तो सोचा कर ही लें। तो वही है ये प्रासंगिक विधि। ठीक, चलो आगे है प्रेक्षण विधि या नकल विधि। इस विधि के समर्थक अल्बर्ट बंडूरा हैं। बालक किसी प्रक्रिया को प्रेक्षण या अनुकरण द्वारा जल्दी सीखता है, इससे सीखने की प्रभावशाली विधि माना जाता है। अनुकरण करके सीखना, इसे अनुकरण विधि भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुकरण विधि, इसमें क्या होता है कि बालक टीचर की नकल करके सीखने का प्रयास करता है। ठीक, बस इतना सा है।
इसके बाद विवेचना विधि यानी वाद अनुवाद विधि, यानी इसमें क्लास में डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है और चर्चा परिचर्चाएं होती हैं, ये सभी चीजें होती हैं और इसको स्वयं बालक सीखता है, स्वयं करके सीखना भी बोलते हैं, है ना। आगे चलते हैं। आगे है आवृत्तिकरण विधि, बालक द्वारा सीखे गए पाठ का मन ही मन दोहराना, आवृत्ति पुनरावृत्ति ये सब आता है। पुनः निरीक्षण विधि, इसमें क्या है, दोहराता है, जरूरत पड़ने पर उन्हें पुनः देख लेता है, बार बार रिपीट करना पुनः निरीक्षण विधि कहलाता है। बार बार आप रिपीट करते रहो, कोई भी चीज बार बार रिवाइज करते रहो, वो पुनः निरीक्षण विधि है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अधिगम के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार के अधिगम होते हैं और कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या योगदान दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।